हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा शानदार चल रही होगी और अभी तो भाई चलनी भी चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी पढ़ाई कर लो, पेपर आने ही वाला है हमारा। ठीक है, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है तो आपको पता ही होगा कि हमने इस अच्छी पढ़ाई को शानदार बनाने के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। सीरीज़ थी हमारी इन्वायरमेंट की, जिसमें हम शंकर IAS बुक को कवर कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। 6 भी लगभग लगभग ख़त्म होने ही वाला है, बस कुछ चुटकू पुटकू से टॉपिक बचे हैं जिनको हम कवर करेंगे। ओके, तो आज कुछ टॉपिक, आज हम 3 टॉपिक्स मेनली देखने वाले हैं। कौन कौन से? कोजनरेशन, पोटेंशियल इन इंडिया एंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। वेट वेट, अब आप ये बोलोगे मैम ये क्या है भाई? पोटेंशियल इन इंडिया, किस चीज़ का पोटेंशियल, किस चीज़ की इंस्टॉल कैपेसिटी? तो फिर आपको जाना होगा हमारे प्रीवियस वाली वीडियो में, जिसमें हमने कोई एक टॉपिक था, आपको बताना कौन सा टॉपिक था जो हमने कवर किया था। तो हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो रहा था, इसीलिए हमने क्या किया था, थोड़ा सा उसको डिवाइड कर लिया था और आज उसको ही कंटिन्यू करेंगे। एंड को जनरेशन जो है वो क्या है उसको भी समझेंगे और उसकी क्या पोटेंशियल इंडिया में, ये भी हम से कि भाई को जनरेशन होता ही क्या है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। Co-generation is producing two forms of energy from one fuel. देखो, ये सब तो बाद में पढ़ेंगे भाई, बाद में पढ़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब ये मत कहना कि मैम पढ़ने के लिए तो बैठे हैं, बाद में क्यों पढ़ेंगे। देखो समझो, हमारा कैसे मेथड है पढ़ने का कि हम एक वर्ड अगर लिखते हैं तो उस वर्ड का पहले मीनिंग समझते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं, राइट। को जनरेशन, ठीक है, को जनरेशन, को एंड जनरेशन को अगर हम अलग करते हैं तो हमें हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं ना, को एंड जनरेशन। एंड अब तक वही बचपन से पढ़ते आए हैं, इतनी सालें हमने पढ़ाई में गुजारी हैं, तो इतना तो हमें पता है कि अगर किसी भी वर्ड के साथ में को लगा देते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है कि कोई चीज़ जो है दो लोगों का साथ होता है, उसमें हम लगाते हैं को, ठीक है, म्यूचुअल, राइट। तो को जनरेशन मतलब कि दो चीज़ों का, किसी भी दो चीज़ों का जनरेशन हम करेंगे इसमें। चलो, अब हल्का फुल्का तो आइडिया हो गया है, लेकिन हल्के फुल्के आइडिया से काम तो चलना नहीं है, डिटेल में इसकी गहराइयों में डूबना पड़ेगा। चलो अब डिटेल में देखते हैं, क्योंकि हल्का फुल्का आइडिया हो गया है तो अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर कोजनरेशन क्या होता है। भाई कोजनरेशन क्या है? दो तरीके की, ठीक है, दो तरीके की एनर्जी अगर हम एक ही फ्यूल से बना लें तो हम कहेंगे कि भाई हमने कोजनरेशन किया है। क्या किया है? कोजनरेशन। ये याद रखना, एक ही फ्यूल से दो एनर्जी बन रही हैं। गलती से ये मत कह देना कि दो एनर्जी से एक फ्यूल बन रहा है। नो, द आंसर हियर इज कि जो आपका फ्यूल है वो एक ही होगा, एनर्जी दो होंगी। वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मस्ट ऑलवेज बी हीट एंड द अदर मे बी इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोला गया है कि हमें ये चीज़ हमेशा दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो। क्या फिट कर लो भाई? कि जो एनर्जी है उसमें एक फॉर्म तो हमेशा 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 क्या रहेगी? हीट। एक तो बनेगी आपकी हीट एनर्जी, तो भाई दूसरी क्या बनेगी? दूसरी में हो सकता है आप इलेक्ट्रिसिटी बना लो, हो सकता है मैकेनिकल एनर्जी बना लो। दूसरी में तो आपको थोड़ी सी चॉइस मिल रही है कि इलेक्ट्रिसिटी बना लो या फिर मैकेनिकल एनर्जी बना लो। बट पहली फॉर्म, एक तरीका जो है, एक एनर्जी जो है, वो आपकी हमेशा हमेशा हीट एनर्जी ही होगी। ठीक है, इन अ कन्वेंशनल पावर प्लांट फ्यूल इज बर्न्ड इन अ बॉयलर टू जनरेट हाई प्रेशर स्टीम। कन्वेंशनली क्या होता है, जो पावर प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, फ्यूल को जलाया जाता है एक बॉयलर में। जब बॉयलर में हम फ्यूल को जलाते हैं तो बहुत ही हाई प्रेशर में स्टीम बनती है। अब ये स्टीम, अब तक हम इतना तो पढ़ चुके हैं, जितना भी हमने ये कवर करा है चैप्टर, तो हमें पता है भाई कुछ भी, चाहे स्टीम बने या फिर पानी ऊपर से गिरे या फिर आपका कुछ भी हवा चले, कुछ भी, मेन मोटो क्या होता है हमारा, एनर्जी कैसे बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगी? टरबाइन घूमनी चाहिए। टरबाइन घूमी नहीं, जनरेटर से कनेक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, राइट।
टरबाइन घुमानी है। यहाँ पर भी वही काम करा, क्या करा, जो हाई प्रेशर हमारी स्टीम बनी, हाई प्रेशर स्टीम बनी, क्या करेगी वो टरबाइन को घुमा देगी। टरबाइन को घुमाया तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर बन जाएगी। ठीक है। द एग्जॉस्ट स्टीम इज जनरली कंडेंस्ड टू वाटर विच गोज बैक टू द बॉयलर। टरबाइन घूम गई, लेकिन जो स्टीम निकली वो कंज्यूम तो हुई नहीं ना, निकल के चली गई, टरबाइन को घुमा गई, लेकिन वो गई। वो जो गई उसको हम फिर से यूज़ करते हैं, ठंडा करते हैं, पानी बनता है, बॉयलर में जाता है, फिर से वो स्टीम बनती है। ठीक है। नेक्स्ट, एज द लो प्रेशर स्टीम हैज़ अ लार्ज क्वांटम ऑफ हीट विच इज लॉस्ट in the process of condensing, the efficiency of conventional power plant is only around 35%। क्या कहा गया है कि जो स्टीम है, गरम गरम स्टीम थी, उसने क्या करा था, टरबाइन को घुमाया था, लेकिन हमने क्या किया, हमने उस स्टीम को ठंडा कर दिया, कंडेंस कर दिया उस स्टीम को। हमने उस स्टीम को जब ठंडा करा है तो क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा हीट का लॉस हो गया है, और इसकी वजह से जो आपका कन्वेंशनल पावर प्लांट्स होते हैं उसकी इफ़िशियंसी बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 35% ही इफ़िशियंसी है। तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है ये, राइट। 35% ही इफ़िशियंट है, काफ़ी लो है। इन अ को जनरेशन प्लांट, अब ये तो जितनी भी कहानी थी वो हमने किसकी पढ़ी है भाई, हमने पढ़ी है कन्वेंशनल की, कन्वेंशनल जो पावर प्लांट थे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, को जनरेशन, क्योंकि उसकी इफिशियंसी अच्छी नहीं थी, 35% ही इफिशियंट था वो, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था उससे। ठीक है। अब कोई चीज़ हमारे लिए ज़्यादा, हम तो चाहते हैं ना कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो हर चीज़ का, हमने कुछ अपनी तिगड़म बिगड़म लगाई और एक नई चीज़ बनाई, दैट इज को जनरेशन प्लांट। को जनरेशन में क्या होता है भाई, इन अ को जनरेशन प्लांट low pressure exhaust steam coming out of the turbine is not condensed। याद रखना है यहाँ पर कि जो टरबाइन से जो आपकी स्टीम निकल रही है उसको हम ठंडा नहीं करते, उसको हम कंडेंस नहीं करते हैं, बल्कि उसको हम यूज़ करते हैं हीटिंग पर्पस के लिए। चाहे वो फैक्ट्री में हो, चाहे वो हाउसेस में हो, तो हम उसको ठंडा कर ही नहीं रहे। हम कह रहे हैं भाई क्यों करें, जैसे तैसे तो वो गर्म हुई है, जब वो गर्म है तो उसका ही यूज़ कर लेते हैं, हम उसको क्यों ठंडा करें, राइट। ठंड, अब कोई चीज़ है, मान लो आपको गर्म पानी मिल रहा है तो आप उसको ठंडा क्यों करें, आप उसकी कॉफ़ी बना लो, आप उसकी ग्रीन टी बना लो, आप उसकी क्या कर सकते हो, चाय बना सकते हो, राइट। अगर आपको चाय पसंद है मेरी तरह तो, राइट। तो हम उसको ठंडा क्यों करें, हमारी जो गैस है, हमारी जो फ्यूल है वो बचेगा, अगर हमें गर्म ही मिल जाता है पानी तो, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर भी यही लॉजिक लगाया गया है कि जो गर्म स्टीम है उसका हम यूज़ करेंगे स्टीम में ही, उसको हम ठंडा नहीं करेंगे को जनरेशन में। किस पर्पज़ के लिए, हीटिंग पर्पज़ के लिए, चाहे वो फैक्ट्री में करो चाहे घर पर करो, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी 90% तक बढ़ जाती है, देख रहे हो। ठीक है। 35 आपकी कन्वेंशनल में, लेकिन बात करें को जनरेशन की, जो हमारा तिगड़म बिगड़म लगा कर हमने बनाया है, उसमें इफिशियंसी कितनी है, 90%। सिंस कोजनरेशन कैन मीट both power and heat needs, it has other advantages as well in the form of significant cost savings for the plant and reduction in emissions of pollutants। अब और भी इसके एडवांटेजेस हैं क्या, पहली बात तो हमें एनर्जी मिल रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, हीट की भी जो नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं, इसके साथ साथ कॉस्ट भी सेव हो रही है, भाई सस्ता पड़ रहा है हमारे लिए। एंड इतना ही नहीं, और भी है क्या, कि जो आपके एमिशन है वो भी कम हो रहे हैं। ठीक है। अब इतना सब कुछ है तो कितना अच्छी बात है, राइट। इवन एट कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स, the potential of power generation from cogeneration in India is more than 20,000 megawatt। हमारी कितनी पोटेंशियल है कि हम 20,000 मेगावाट तक या फिर उससे ज़्यादा भी जनरेट कर सकते हैं अपनी एनर्जी, कहाँ से, को जनरेशन से। ठीक। सिंस इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, बेगास बेस्ड को जनरेशन इज बीइंग प्रमोटेड। अब को जनरेशन के लिए फ्यूल तो चाहिए ना,
ठीक है, कुछ रॉ मटेरियल चाहिए तो होगा, तो वो कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर बात क्या की गई है कि हमारी इंडिया, जो हमारी इंडिया है उसमें शुगर केन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिल सकता है। अब हमें पता है कि अगर शुगर केन से शुगर बनती है तो कुछ तो उसका जो वेस्ट होता है वो बचता है, बाय प्रोडक्ट बचता है, ठीक है, मोलासेस, बेगासेस, ये सारी चीज़ें बचती हैं। तो बेगास जो बच रहा है, बेगासेस का हम यूज़ कर सकते हैं को जनरेशन के लिए, ठीक है। The potential for cogeneration thus lies in facilities with joint requirement of heat and electricity, primarily sugar and rice mills, distilleries, petrochemical sectors, industry जैसे कि fertilizers, steel। मतलब क्या है कहने का, ये कोजनरेशन जो है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी जगह पर यूज़ करो जहाँ पर एक जगह पर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, साथ ही साथ में हीट भी चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी भी बनती रहेगी और जो हीट का यूज़ करना है वो भी होता रहेगा। अब ऐसा कहाँ पर हो सकता है, शुगर मिल हो गई, राइस मिल हो गई, डिस्टिलरीज हो गई, पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स, या फिर फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री, स्टील की इंडस्ट्री, केमिकल की, सीमेंट की, पल्प की, पेपर की, एल्यूमिनियम की, नहीं और भी बहुत सारी जगह पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो को जनरेशन, ठीक, को जनरेशन जो है उसका क्या पोटेंशियल है इंडिया में, ठीक है। बायोमास एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉर्मिंग 32% of the total primary energy uses in the country, with more than 70% of the Indian population dependent on it for its energy needs। अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मैंने पहले ही पूछा था, स्टार्टिंग में ही पूछा था, उसका आंसर यहाँ पर मिलता है। क्या आंसर है, देखो मैंने आपसे बोला था कि आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, आपको तभी पता चलेगा कि किस चीज़ की पोटेंशियल जो है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि हमारी पूरी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियसली वीडियोज़ जो हमने पोस्ट कर रखे हैं अगर आप वो नहीं देख रहे हो तो आज का वीडियो जो है वो हो सकता है आपको समझ ना आए, लेकिन अगर आपने बुक पढ़ रखी है, चैप्टर एक बार भी खुद से पढ़ा है या कहीं और से भी पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं हमें कुछ समझ नहीं आएगा, आएगा। और अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी ये वीडियो जो आप देख रहे हो तो जितना आज का वीडियो में समझाया गया उतना समझ में आना ही है, इतना तो क्लियर है ही। लेकिन अच्छा रहेगा कि आप शुरू से पूरी सीरीज देखते हो तो आपके कंसेप्ट धीरे धीरे सारे क्लियर होते जाएंगे, है ना। फिलहाल यहाँ पर क्या बात हो रही है, बायोमास एनर्जी, क्योंकि हमारा चैप्टर चल रहा था रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें हम काफ़ी सारी एनर्जी कहाँ कहाँ से बना सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के सारे सोर्सेज को हम डिस्कस कर रहे थे। उसी में एक सोर्स था हमारा बायोमास से हम कैसे रिन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे, बस उसी का हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी इंडिया में क्या पोटेंशियल है, ठीक है। तो बायोमास एनर्जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। 32% जो हमारा प्राइमरी एनर्जी यूजेज है कंट्री में वो यहीं से होता है, ठीक है। और 70% इंडिया की पॉपुलेशन आज भी बायोमास पर डिपेंडेंट है, ठीक है, किसके लिए, अपनी एनर्जी नीड्स के लिए। करंट अवेलेबिलिटी ऑफ बायोमास कितनी है, लगभग 500 मिलियन टन हर साल हमें बायोमास मिल जाता है, और इससे कितनी एनर्जी बन सकती है, 18,000 मेगावाट। और इसी के साथ साथ जो आपका शुगर मिल से बेगासिस मिलता है उससे 5,000 मेगावाट हम और बना सकते हैं पावर प्लांट्स में को जनरेशन की वजह से, ठीक है। इससे क्या होता है कि हर साल 600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, बिल्कुल फिक्स नहीं है कि 600 करोड़ ही होंगे, एस्टिमेशन है ये कि 600 करोड़ का लगभग इन्वेस्टमेंट हर साल इस इंडस्ट्री में होता है। और रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है कम से कम 10 मिलियन लोग जो है वो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट यहाँ से मिलता है, और लगभग 5,000 है। ये तो हमारी पोटेंशियल है कितना हो सकता है, लेकिन कितना हो गया ये देख लेते हैं भाई, कितना हमारा अचीव हमने कर लिया। जैसे कि पोटेंशियल और इंस्टॉल कैपेसिटी का मतलब समझते हो, देखो अब जैसे कि हमारा प्री होता है, ठीक है, उसमें कितना है टोटल 200 स्कोर आप कर सकते हो, लेकिन कितने आपके आते हैं वो आपकी है इंस्टॉल कैपेसिटी। समझ में आया, पोटेंशियल कितना है कि आप कितना कर सकते हो, मैक्सिमम कितना कर सकते हो। मैक्सिमम आपका 200 का अगर पेपर है तो 200 तो आ सकते हैं ना, लेकिन
कितने ला पाते हो, 150, 120, ठीक है, वो आपका क्या है, इंस्टॉल कैपेसिटी। ठीक, इंस्टॉल कैपेसिटी इन इंडिया, आप इंडिया में कितनी हमने इंस्टॉल कर रखा है बायोमास एनर्जी के लिए जो पावर प्लांट्स है वो सब। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ओवर 300 बायोमास पावर प्लांट्स एंड को जनरेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं। हमारी कंट्री में कितने हैं, लगभग 300 बायोमास पावर प्लांट्स हैं और को जनरेशन प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन ये हमें डेटा याद करना है क्या, बिल्कुल नहीं, ये नहीं याद करना है हमें। क्यों, क्योंकि जब ये बुक प्रिंटेड हुई थी तब तो इतना ही था, लेकिन अब तो नए नए हर दिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये नंबर तो बढ़ गया होगा, राइट। तो हमें ये डेटा तो ओल्ड हो जाएगा हमारे लिए, इसको याद करने से फ़ायदा तो कुछ है नहीं। लेकिन एक एस्टिमेशन ज़रूर होना चाहिए कि भाई इतना हो गया है हमारे इंडिया में, इतना काम हो गया है, इतना और हो सकता है। ठीक है, अब ये चीज़ याद कर सकते हो क्या कि लीडिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं जहाँ पर ये काम हो रहा है, को जनरेशन का काम हो रहा है, को जनरेशन से हमारी इलेक्ट्रिसिटी वो ज़्यादा बन रही है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड यूपी। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर को जनरेशन से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो लीडर्स कौन कौन से हैं इसमें, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड the government plans to meet 20% of the country's diesel requirement by 2020 using biodiesel। बहुत हॉट टॉपिक, हर टाइम पर अगर हम करंट अफेयर्स का फॉलो करते आ रहे हैं तो हमें पता है कि हर दिन कहीं ना कहीं चुटकू सा भी स्टेटमेंट एक आ ही जाता है न्यूज़पेपर में, किसको लेकर, मिथेनॉल ब्लेंडिंग, इथेनॉल ब्लेंडिंग, बायोडीजल, बायोफ्यूल। ठीक है, ऐसे टॉपिक्स हमें चुटकू चुटकू से कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं डेली पढ़ने को। तो हमारी कंट्री जो है वो क्या कह रही है कि 2020 तक हम लगभग 20% बायोडीजल अपना यूज़ करेंगे डीजल की रिक्वायरमेंट की जगह पर। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है, बायोडीजल कैसे बन सकता है, जट्रोफा करकास, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। नीम, महुआ, करंज, सिमराउआ, ये जो है इनका हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं बायोडीजल को। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि बायोडीजल किस किस से बन सकता है, जट्रोफा, कुरकास, नीम, महुआ, करंज, सिमरौआ। ठीक है, फिर है सेवरल इंसेंटिव स्कीम्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू रिहेबिलिटेट वेस्ट लैंड्स थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ जट्रोफा। बहुत सारी इंसेंटिव स्कीम्स चलाई गई हैं, किसके लिए, जिससे कि जो वेस्ट लैंड है आपकी, मतलब ऐसी ज़मीन होती है ना, पड़ा है कहीं पे, बस कूड़ा उड़ा डाल दिया, बहुत सारे कूड़ा डालने लगे हैं, वहाँ पर ना ग्रासेस तक नहीं है, इतनी बुरी हालत कर दी हमने उस मिट्टी की, राइट, उस लैंड की, वहाँ पर ट्रीज़ नहीं है, प्लांट्स नहीं है, क्रॉपिंग नहीं है, कुछ भी। तब क्या करा जा रहा है, ऐसी ज़मीन पर हम जट्रोफा जो है उसको लगा रहे हैं। ठीक है, वेस्ट लैंड है उसका, उसको ठीक कर रहे हैं हम। सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी in the form of capital subsidy and financial incentives to biomass energy projects in India। क्या कहा गया है कि सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, कौन, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। आपको याद रखना चाहिए ये पॉइंट, क्यों, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आया कि सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है तो हमें तो लगेगा भाई फाइनेंस है, अरे फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रोवाइड करेगी, लेकिन वहीं पर आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, कौन प्रोवाइड कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। कैसे देते हैं, कैपिटल सब्सिडी के फॉर्म में, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स किसके लिए देते हैं भाई, बायोमास एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस जो है वो कौन दे रहा है, ये फिर से रिपीट, के साथ में हमारा जो को जनरेशन वाला टॉपिक और साथ ही साथ में हमारा जो बायोमास से हम जो आपकी एनर्जी बना रहे हैं वो वाला टॉपिक है, पूरा का पूरा हो चुका है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, टक 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 टक, हमारे पास आपकी क्वेरी आएगी एंड उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है,
और अगर आपको लगता है कि मैम ये वाला टॉपिक समझ नहीं आ रहा है कोई और सब्जेक्ट का भी, तो अगर वो सब्जेक्ट मुझे आता होगा देन आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेरी। आप उसका भी टॉपिक का बता सकते हैं, आप ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए हमारी वीडियो का इस सीरीज़ के अलावा। ये सीरीज़ तो चल ही रही है, ठीक है। अगर आपको कोई और टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप उसको भी बता सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स के साथ में। आई होप जल्दी ही 2-3 वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन। टाटा बाय बाय।